अच्छा मैम, हम देखते हैं कि पूरा कस्टम का एक महकमा भी है, इंटेलिजेंस भी है, सब कुछ भी है, लेकिन स्मगलिंग फिर भी उसी तरह जारी और सारी। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ नॉन कस्टम पेड गाड़ी, मिसाल फॉर एग्जांपल, वो भी शहर की सड़कों पे दौड़ती फिरती हैं, तो ऐसा क्या है? मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है स्मगलिंग एक बहुत पुराना कारोबार है, प्रिमिटिव एजेस से ये चल रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर चीज़ों का इलीगली मूव करना। और पहले तो ट्रेड ही कंसिडर होता था सब, फिर जाहिर है मुल्कों ने सरहदें बना ली और उन सरहदों को क्रॉस करना एक जुर्म करार पा गया, इंसानों के लिए भी और चीज़ों के लिए भी। तो स्मगलिंग जाहिर है कि एक कारोबार है, वो जारी तो रहता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ख़ास तौर पे मतलब पिछले 2-3 सालों में तो हमने बहुत ज़्यादा स्मगलिंग की तरफ ये रुझान था कि इसको ख़त्म करना है, इसको कर्ब करना है, क्योंकि ये एक पैरेलल इकोनॉमी चलाता है। ज़्यादा ख़राबी स्मगलिंग में ये है कि चूंकि इसमें इलीगल मनी इन्वॉल्व होता है, तो वो इलीगल मनी डॉक्यूमेंट नहीं होता और फिर हमें FATF में और इन जगहों पे भी मसले आते हैं। यानी कि एक ये बिगर फिनोमिनन में हमें ज़्यादा ख़राब कर रहा था अब स्मगलिंग का जो सारा रिजीम है। तो शहर में गाड़ियाँ भी हैं, सामान भी है जो स्मगल होके आता है। एक्चुअली लाहौर बॉर्डर स्टेशन तो नहीं है, चूंकि एक वागा यहाँ पे बॉर्डर मौजूद था, जो कि अब इंडिया से चूंकि हमारे सफारती ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है, लिहाजा वो बंद है कुछ अरसे से। तो ये एक डेस्टिनेशन है स्मगल गुड्स की, यानी जो पूरे पाकिस्तान में स्मगलिंग होगी गुड्स की, उनकी कंजम्पशन लाहौर में होगी आकर। गाड़ियाँ हैं या कपड़े हैं और कोई सामान है, जो भी ज्वेलरी है, एनीथिंग जो कि इलीगली क्रॉस करके आती है, उसकी सबसे बड़ी मार्केट आप समझ लें कि वो जाहिर है लाहौर है, बीइंग द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो गाड़ियों में तो हमने बहुत ज़्यादा पेशरफ्त की है पिछले, जब से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। ज़्यादातर हमने जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं हमारी वो यही है कि हमने गाड़ियों के बड़े गैंग्स पकड़े हैं पिछले 3-4 महीनों में। और जब वो हमने गैंग्स पकड़े तो हमें ये फिनोमिनन नज़र आया कि यहाँ पे लोगों ने ये तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि वो एक गाड़ी इंपोर्ट कर लेते हैं किसी एक ख़ास मेक और मॉडल की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम V8 की बात ही करते हैं, तो उन्होंने एक वाइट V8 फॉर एग्ज़ाम्पल इंपोर्ट कर ली है, ख़रीद ली है लीगली, और फिर उसको रजिस्टर करवा लिया है विद एक्साइज और सारे डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट किए और हर चीज़ करवा ली उसकी। उसके बाद उन्होंने 2 वही उसी तरह की वाइट V8 स्मगल गुड्स जो गाड़ियां हैं ना, वो मंगवा लेनी है स्मगलिंग के थ्रू, और फिर वो शहर में वही नंबर प्लेट लगा के वो 3 गाड़ियां V8 घूम रही हैं, जिनको कि डिटरमिन करना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जब आप उसको इंटरसेप्ट करते हैं या रोकते हैं, आपको वो एक्साइज के कागज़ दिखा देते हैं जिसमें सारा मेक मॉडल वही होता है, कलर वही होता है, मतलब उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस या स्पेक्स उस गाड़ी के वही होते हैं। तो वो ये चूंकि हमें बाद में इंटरनली इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरह की नंबर प्लेट की फॉर एग्जाम्पल 3 गाड़ियाँ इसी घर में खड़ी हैं, तो फिर उस तरह से हमने उस पर वर्कआउट किया और उनको जाके फोरेंसिक से चेक करवाया, तो पता चला उनमें से उनके चेसिस नंबर चेंज थे और 1-2 तो इस तरह थी जो टेम्पर्ड थी जिनके चेसिस नंबर। तो इस तरह से फिर हमने उन गैंग्स को बस्ट किया और उन गाड़ियों को निकाला। लेकिन ये एक फिनोमिनन नया हमने जो है डिस्कवर किया। इतना बड़ा शहर, लाखों गाड़ियां चल रही हैं, उसमें फिगर आउट करना कि यार सिंगल आउट करना किसी गाड़ी को, यार ये हो सकती है, ये किस तरह करते हैं आप लोग? उसमें फिर हमें यही होता है कि जिसमें हमें ज़्यादा शक हो तो वो हम रैकी वगैरह भी करते हैं ना उस घर की, उस इलाके की। दूसरा फिर ये है कि हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स वर्कशॉप्स में होते हैं जो हमें ये भी बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर की गाड़ी आई है, फिर दोबारा उसी तरह के नंबर की एक और आ रही है या इस तरह से। फिर जहाँ से ये लोग ये परचेजिंग करते हैं गाड़ियों की, क्योंकि आपने फेसबुक पे भी पेजेस देखे होंगे, सोशल मीडिया पे भी पेजेस देखे होंगे, वहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बाकायदा साइट्स हैं जो कि गाड़ियों को वहाँ से ऑफर कर रहे होते हैं कि जी हम तैयार हैं आपको सेल करने के लिए। तो वहाँ से भी हम लोग फिर कई दफ़ा एक फेक कस्टमर प्लांट करके और कोशिश करते हैं कि उनसे भी इस तरह से रब्ता करके इंफॉर्मेशन निकलवाएं, और फिर वहाँ से किसी को अगर हमें कोई लिंक मिल जाए, कोई लीड मिल जाए कि उन्होंने कहाँ गाड़ी बेची है फॉर एग्जांपल लाहौर में या किसी और हमारी जुरिस्डिक्शन में, फिर हम वहाँ पे जाके रेट करते हैं। ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ सिर्फ अभी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की, तो ऑन एवरेज आप जो बस्ट करते हैं, मतलब गुजरांवाला रीजन है या लाहौर रीजन है, तो मंथली अगर मैं बात करूँ तो क्या आपकी रेशियो क्या होती है? मंथली नॉर्मली हम, मेरा ख्याल है कि कभी ऐसा होता है कि एक ही जो हमने बड़े गैंग्स बस्ट किए उसमें तो एक शख्स के घर से 7 गाड़ियां बरामद हुई, आप सोचिए। इसी तरह एक और गैंग हमने पकड़ा तो 3 गाड़ियां उनके पास थी,
3 की उन्होंने लीड हमें दी और वो हमने जाकर ली। मतलब एक एक शख्स से भी 7-7, 8-8 गाड़ियां वन पॉइंट इन टाइम पे भी मतलब निकल आती हैं, लेकिन ऑन द एवरेज मेरा ख्याल है कि 6 से 7 गाड़ियां हम हर महीने निकल आते हैं। और मुझे ये लगता है कि इससे कई गुना ज्यादा है जो सड़कों पर भी हैं, सड़कों पे काम करें जी। अच्छा, उसमें जब आप पकड़ लेते हैं, बस कर लेते हैं, उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या होता है? हमारा प्रोसीजर ये है जी, ये जो गाड़ियां हैं उनकी 2 टाइप की कैटेगरीज है। एक नॉन कस्टम पेड जिसको NCP या NDP कहते हैं, नॉन ड्यूटी पेड। एक गाड़ी वो होती है जो टेम्पर्ड होती है, यानी जिसका चेसिस नंबर ही कटा हुआ है या खराब हुआ है। तो चूंकि एक्साइज और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ये हैं कि जिस गाड़ी का चेसिस नंबर इंटैक्ट नहीं है वो गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती, वो किसी को सेल आउट नहीं की जा सकती। तो फिर उन 2 कैटेगरीज की गाड़ियों की दोनों की जो लीगल कोर्स है वो तो एक ही होता है कि उनको हम जब्त कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, उसके ऊपर एक फैसला करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी कि एक जुडिशियल फोरम जो है वो उसके ऊपर फैसला करता है। उसमें वो पार्टी को भी हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देता है, यानी जिससे हमने गाड़ी पकड़ी है वो जाए और अपने कागजात दिखाए, उसके पास अगर उसका कोई लीगल इंपोर्ट का प्रूफ है तो वो दे, और फिर उसके बाद अगर वो नहीं दे पाता तो जाहिर है फिर वो गाड़ी जब्त हो जाती है सरकार के हाथों, फिर वो ऑक्शन होती है उसके बाद। होती है। और जब आप ऑक्शन करते हैं तो उसका मतलब किस तरह का रेट होता है कि क्या जितने उसकी मालियत होती है उस हिसाब से, या फिर आप खुद फैसला बिल्कुल करते हैं? हम लोग फैसला नहीं करते। एक्चुअली हमारी जो डायरेक्टरेट है उसके पास इसको गाड़ी को असेस करने की पावर्स नहीं है। सो हम लोग उसको असेस करवाते हैं मुगलपुरा ड्राई पोर्ट से, वहाँ पर कार सेक्शन है और कार पे वही ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं जो इंपोर्ट के टाइम उस पर ड्यूटी टैक्सेस गवर्नमेंट ने मुख्तस किए हुए हैं, वही वाले ड्यूटी टैक्सेस उसके ऊपर लग जाते हैं। अगर मॉडल पुराना है तो थोड़ी सी वो मॉडल की डेप्रिसिएशन हो जाती है और उससे थोड़ी सी वैल्यू को वो एडजस्ट कर देते हैं। अदरवाइज तमाम टैक्सेस जो हैं वो उन गाड़ियों के ऊपर वही ऑक्शन में भी हम लोग लेते हैं जो इंपोर्ट के टाइम पे लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात, अब नॉन कस्टम पेड गाड़ी लाहौर में कैसे पहुंचती है? हाँ जी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो चमन और इन जगहों पर जो हैं वो बाकायदा इस तरह के आप समझ लें कि इनफॉर्मल मार्केट्स हैं। इट्स ए लॉन्ग वे। मैं सिर्फ ये कह रहा कि चमन तक वो गाड़ी तो आ गई जी, दरमियान में हर जिले के अंदर कस्टम वाले भी मौजूद हैं और होस्ट एक्साइज वाले भी मौजूद हैं और एजेंसीज भी हैं, रोड्स भी हैं, लेकिन कैसे गाड़ी चमन से लाहौर पहुंच जाती? बस इन रोड्स हैं इन लोगों के, बल्कि अब तो काफ़ी इस तरह से हुआ है कि जब मेन मोटरवेज बन गई हैं और वहाँ पे तो मोटरवे पुलिस को भी अलर्ट हम लोगों ने किया होता है, हमारे बिहाफ पे मोटरवे पुलिस भी सस्पिशियस गाड़ियों को चेक कर रही होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी सड़कों से, छोटे रूट से उधर से लेके आने की कोशिश करेंगे, रात में मूव करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से वो कोई ना कोई फिर उसको स्टॉप करेंगे किसी एक जगह पे। हमें पता लगा था कि जैसे साउथ पंजाब में या बलूचिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर जो पंजाब को टच करता है, पहले वहाँ पे उनको वेट कराएंगे, फिर सूरत हाल को देखेंगे, फिर गाड़ी निकाल के लाएंगे। इस तरह से कई तरीके हैं, कंटेनरों में डाल के भी ले आते हैं, खुले ट्रकों में भी छुपा के ले आते हैं, चला के भी ले आते हैं। आम कस्टमर को भी भेज देते हैं ये गाड़ी? जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन मैन, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं गाड़ी किसी से परचेज कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि नंबर किसी और का था, लगा इससे हुआ है। जी जी, तो वो एक आम आदमी कैसे इनसे बच सकता है? बाद में पता चला जी वो अक्सर ऐसे हुआ है, बल्कि कुछ लोग आए मेरे पास गुजरांवाला से भी और लाहौर से भी कि जिनके साथ बाकायदा इस तरह का फ्रॉड हुआ हाँ। कि उन्होंने गाड़ी परचेज की और दे डिडंट नो कि वो नॉन कस्टम पेड है। अब जाहिर है हमारे रूल्स तो यही है कि जिसकी कस्टडी से वो आएगी हमने तो उनको उनसे ले लेनी है और जब्त के अलावा उसका कोई दूसरा हल भी नहीं है। तो ये है, लेकिन मैं ये ज़रूर लोगों को कहती हूँ कि वो लोग जो है ना इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगें जिससे भी गाड़ी परचेज करें, और फिर वो चेक करवा लें कि वो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं। फिर मैंने कई दफ़ा ऐसा भी देखा है, क्योंकि इनवेरिएबली अगर कोई आपको नॉन कस्टम पेड या टेम्पर्ड गाड़ी बेचेगा ना, उस गाड़ी की कीमत कम होगी मार्केट से। मसलन अगर जिस तरह हमारे पास एक मर्सिडीज खड़ी है, टेम्पर्ड है वो मर्सिडीज, जिन्होंने ली उनके इल्म में नहीं था कि ये टेम्पर्ड है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखना गवारा किया या सोचना गवारा किया कि एक गाड़ी जो 1.5 करोड़ की फॉर एग्जांपल मार्केट में है, वो कोई बंदा मुझे 60 लाख की क्यों दे रहा है। देखिए, अब आप अगर ये बात खुद वेरीफाई नहीं करेंगे और इस पे आंखें बंद कर लेंगे तो फिर आप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं कि आपने, लालच का एलिमेंट जी, होता है। कि आपने वो सवाल जो है नहीं उठाया
और आपने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये एक गाड़ी जिसकी मार्केट में प्राइस लाइक 2 गुना है, ये मुझे इतनी कम प्राइस में क्यों मिल रही है? यकीनन उस गाड़ी में कोई ना कोई ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से। कस्टम प्रिवेंटिव भी है और इंटेलिजेंस भी है, ये दोनों के इनमें फर्क क्या है? इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? देखिए, प्रिवेंटिव का तो काम प्राइमरीली एक सारा एंटी स्मगलिंग पे फोकस्ड होता है, यानी जैसे आप कह रहे हैं गाड़ियाँ या स्मगलिंग का सामान और इस तरह से उनकी एक पूरा पैराडाइम जो है वो एंटी स्मगलिंग के ऊपर है। इंटेलिजेंस का काम एंटी स्मगलिंग से कुछ ज़्यादा है, यानी इंटेलिजेंस का काम सिर्फ एंटी स्मगलिंग नहीं है। एंटी स्मगलिंग इज़ ओनली वन ऑफ द विंग्स जो हमारे पास इंटेलिजेंस में है। हमारा दूसरा जो विंग है वो इन्फोर्समेंट विंग है। हमारा एक तीसरा विंग है जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को भी देख रहा है। जो इन्फोर्समेंट विंग है हमारा, वो हमारा विंग ये देखता है कि ड्राई पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, बाकी कस्टम्स की फॉर्मेशंस में काम ठीक हो रहा है, वहाँ पे तो कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी अगर प्रोसेस में खराबी है या अगर किसी कंसाइनमेंट में खराबी है और उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। यानी कि ड्राई पोर्ट में भी अगर हमें लग रहा है कि अगर कोई कंसाइनमेंट ऐसी है कि जो गलत क्लासिफिकेशन से निकल रही है या उस पर ड्यूटी टैक्सेस पूरे नहीं लिए गए या उसकी एग्जामिनेशन में कोई खराबी हुई तो उधर भी हम एक्शन लेते हैं। इसका मतलब तो हमारा काम जो है इट इज अपने महकमे को भी आप चेक करते हैं? अपने महकमे को वॉच करना हमारा वो काम भी है कि हम अपने महकमे की एक्टिविटीज़ को भी एज अ वॉच डॉग के तौर पे वहाँ पे भी मौजूद हैं। फिर हमें पावर्स दी हुई हैं ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करने की। ये भी अभी FATF में जब सारा निजाम चला, दिस मीन्स कि अगर हमें ये लगे कि किसी ने अंडर इनवॉइसिंग की है या ओवर इनवॉइसिंग की है या करेंसी कोई लेकर जा रहा था मुल्क से बाहर जो कि बहुत ज़्यादा तादाद उसमें थी, यानी अपनी लिमिट जो हमारी है $10,000 की उससे एक्सीड कर रही थी, वो कोई ले जाता हुआ पकड़ा गया है, तो उन तमाम चीज़ों की जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन को कि कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की वो पावर्स जो कि करेंसी मूवमेंट से रिलेटेड है और जो ट्रेड से रिलेटेड है, यानी कि किसी ने अगर एक्सपोर्ट किया है गुड्स फॉर एग्जांपल और वो गुड हमें ये पता है कि $100 की वैल्यू उसकी होनी चाहिए थी लेकिन उस बंदे ने $200 की बाहर एक्सपोर्ट की है, तो वो ओवर इनवॉइसिंग है, वो बाहर से कुछ मनी वाइट करके लाना चाहता है। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को पास उसकी पावर है। इसी तरह अगर हम ये देखें कि किसी ने कोई चीज़ इंपोर्ट की है और उसकी प्राइस $50 होनी चाहिए थी लेकिन उसने डिक्लेयर $10 की है, तो फिर वो भी एक उस तरह से मनी आ जाता है। अंडर इनवॉइस होता है, ये क्या है? एक ओवर इनवॉइस होता है। अच्छा, एक ओवर इनवॉइस। अच्छा, ये अंडर इनवॉइस, इसका क्या फायदा उठाते हैं ये ट्रेडर्स? इसका यही फायदा उठाते हैं ना कि जाहिर है वो असल कीमत गुड की जो है वो नहीं बताते, $50 $10 की ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक करेंगे, ठीक है, और बाकी के $40 जो है वो किसी और इनफॉर्मल चैनल से वहां पे करेंगे। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और हमने इस वक्त जो पहले बातचीत कर रहे थे रूम में थे और इस वक्त थोड़ा ओपन में आए हैं और ये कस्टम ऑफिस जो है उसको हमने विज़िट भी किया है। यहाँ देखा है कि कैसे नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो हैं खड़ी हैं और उनको किस तरह लुक आफ्टर किया जा रहा है या उनको किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस का ये सारा नेटवर्क वो कैसे काम करता है, उस हवाले से बताइएगा। इंटेलिजेंस के बारे में मैं यही आपको बता रही थी। एक तो ओवर इनवॉइसिंग और अंडर इनवॉइसिंग की बात हो रही थी कि उसको हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे पास एक सेक्शन है, उसमें हम डील करते हैं। और जब अंडर इनवॉइसिंग होती है तो वो यकीनन हमारी ड्यूटी टैक्सेस भी उसमें कम होते हैं और अगर कोई बंदा वैल्यू को कम डिक्लेयर करता है तो उससे हमारे रेवेन्यू पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ट्रेड बेस्ड के, जिसमें चीज़ों की वैल्यू बढ़ा ली जाए या बिला वजह बहुत ज़्यादा कई गुना कम कर ली जाए, उन दोनों सूरतों में हम फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाइयाँ भी करते हैं। कलेक्ट्रेट्स बाकी किस तरह से काम कर रही हैं उनके ऊपर नज़र भी रखते हैं और एंटी स्मगलिंग की कार्रवाई। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल ये भी किया था कि नॉन कस्टम वेदर दे आर नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स या फिर आपके पास जो कमोडिटीज़ आती हैं, तो कभी आप लोगों ने इसको चेक किया कि लाहौर में आने से पहले डेफिनेटली यहाँ तो आपने कर लिया, थोड़ी इंटेलिजेंस ये यूज़ की हो जाए कि ये लाहौर में कैसे तक पहुँचती हैं, चमन से पहुँचती है, कराची से आती हैं या कहीं से भी आती हैं,
तो ये दरमियान का जो रास्ता है, कभी ये डिस्कशन में आया कि यार ये यहाँ क्यों, अगर ये पहले ही पकड़ी जाए तो यहाँ तो ना आए वो? पहले भी पकड़ी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो दे मेक देयर वे कि वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं। और कई हमारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम रास्ते से पकड़ते हैं। मसलन कि हमारी कई कंटेनर्स हैं जो कि हमने फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में पकड़े हैं, हमने पतोकी के पास पकड़े हैं, हमने शेखुपुरा के पास पकड़े हैं, यानी वो लाहौर में एंटर हो रहे थे तो हमने उनको पकड़ लिया है। गाड़ियों की भी इसी तरह सूरत हाल है। तो ये तो आप जैसे कहने कि लाहौर में उनका रास्ता कैसे मिल जाता है, वो मैंने आपको बताया था कि रात में मूव करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छुपा देते हैं, फिर उनको सूरत हाल को देख कर आगे लाते हैं। तो वो एक पूरा फिनोमिनन है उनको बॉर्डर से लाने का, और उसके मुताबिक लोग रैकी करते जाते हैं रास्ते की, जो स्मगलर्स हैं। जब उन्हें लगता है कि विजिलेंस कम है उस वक्त चीज़ों को मूव करा दिया, इस तरह की वो काफ़ी सारी उसमें साइंटिफिकली उनको लेकर आते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि बाज़ औक़ात जब आप लोग रेड वगैरह करते हैं, और पिछले दिनों शायद कुछ माह पहले की बात है कि जो शालम मार्केट के अंदर जो रेड किया गया था कस्टम वालों ने, तो वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस आई, तो आपको भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, वो जो रेड हमने किया था शालम मार्केट में वो कंबाइंड ही था, मतलब प्रिवेंटिव वालों का और हमारा इकट्ठा था। और उसमें इस हद तक रेजिस्टेंस आई थी कि हमारे एक डीसी के को भी पत्थर लगे और उसका भी सर फटा, और वो सारी भी कार्रवाई हुई। हमारे मतलब फिज़िकली ज़ख्मी हुए हमारे लोग। तो रेजिस्टेंस तो अक्सर आती है, हमें अक्सर जगहों से आती है। उन लोगों को कैसे डील करते हैं फिर आप? हमारी कोशिश तो होती है, देखिए हमारे पास हैं तो चूँकि एंटी स्मगलिंग की पावर्स हैं और हम लोग फिर यूज़ करते हैं। हमारे पास हमारा स्टाफ होता है जो ट्रेंड होता है, इस तरह से वो चढ़ जाते हैं, गोदामों के अंदर भी पहुंच जाते हैं और चीज़ों को कब्ज़े में ले लेते हैं और रेजिस्टेंस को फेस करते हैं। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा हुजूम इकट्ठा हो या हमें लग रहा है कि अब यहाँ से चीज़ें हमसे नहीं हैंडल हो रही, तो हम पुलिस से असिस्टेंस भी लेते हैं, और पुलिस बड़ी टाइमली हमें असिस्टेंस देती भी है। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी एक अहम बात है कि साइमा आफ्ताब जहाँ एक ख़ातून होने के साथ साथ कस्टम इंटेलिजेंस को एक बड़ा एक सेंसिटिव किस्म का इदारा उसको हेड कर रही हैं, और डेफिनेटली एक अच्छी इनकी जो परफॉर्मेंस भी है। इसके साथ साथ ये शायरा भी हैं, तो शायर बड़े नरम होते हैं, एक हिसास रखने वाले लोग। एक तरफ ये कस्टम है, यहाँ आपको सख्ती करनी पड़ती है, और एक तरफ आपको बड़े जो है हिसास होना पड़ता है। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को साथ लेकर आप कैसे चलती हैं? देखिए, वो जो जॉब का तकाज़ा है वो तो जॉब का तकाज़ा है, और वहाँ पे तो ज़ाहिर है हमने रूल ऑफ़ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है जिस भी तरीके से हमें करना है। हमें अगर स्मगलर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है तो उसमें रियायत नहीं हो सकती है, ज़ाहिर है। और जहाँ तक शायरी का सवाल है तो वो चूँकि मेरी एक पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो साथ साथ चलता रहता है, अगरचे वो कई दफ़ा मुतसादम भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये है कि फिर उनको लेकर चलने का। अच्छा, शेर के लिए कहा जाता है कि ख़ास एक आपको माहौल चाहिए, शायद वो क्रिएशन होती है, वो आप पे नज़ूल होता है। तो आप कस्टम का काम कर रही हैं, ये कैसे शायद फिर शेर कैसे आता है? शेर तो किसी वक्त भी आ सकता है जी, शेर तो याद की तरह होता है। अच्छा। वो कभी भी आ सकता है। वो ये नहीं देख रहा होता कि आप मीटिंग कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहा होता कि आप कोई मुश्किल काम कर रहे हैं। ख़याल ने तो जब वारिद होना है उसने वारिद हो जाना है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो हम लोग फिर ये कर रहे होते हैं शायर नॉर्मली कि अगर कोई ख्याल वारिद होता है उसको हम लिख लेते हैं, फिर उसको लिख के छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम उसको फिर फाइन ट्यून करके उसमें से कोई शेर गज़ल। अच्छा, वो कहते हैं ना जी शेर का वज़न, फिर उसको बैलेंस करते हैं आप लोग कि यार ये वज़न में है नहीं है? जी, ज़ाहिर है वज़न का एक शऊर हुए बगैर तो गज़ल नहीं कही जा सकती। नज़में तो लोग कह सकते हैं लेकिन गज़लों का कहना मुश्किल है। ठीक हो गया। नाज़रीन, सुनते हैं कि साइमा आफ्ताब साहबा जो हैं किस तरह के अशार कहती हैं, और इनका जो शायरी है और इनके जो पसंदीदा अशार है वो कौन से हैं, और इनका जो इसमें ख़ास जो एक ट्रेट है शायरी में वो क्या है। मैं जी गज़ल ज़्यादा कहती हूँ, और ज़ाहिर है वही मेरी ज़्यादा स्पेशलिटी है। नज़में बहुत कम कही हैं, और उसमें कोई पैटर्न नहीं है। मेरा अपना ही जो मुशाहिदा है, मेरा अपना जो तजुर्बा है, मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वही मेरी शायरी का हिस्सा है। अच्छा, होता है ना कि जब आप कुछ भी करते हैं तो किसी ना किसी से कोई तरबियत लेते हैं, किसी को सीखते हैं, कोई आपका आइडियल होता है, तो इसमें कोई आइडियल या किसी से आपने सीखा? तो मैंने अपने वालिद साहब से जी। मेरे वालिद साहब शायर थे और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके शायरी शायद मैंने करना शुरू की। और जहाँ तक ये है कि फ़ेवरेट शायर तो बहुत ज़्यादा हैं, और मेरा ये ख्याल है कि अब मैं उससे आगे आके अब फेवरेट शायर की बजाय अच्छे शेर की तरफ मेरा तवज्जो होती है, चाहे वो किसी भी शायर का हो। और मेरा ये ख्याल है कि हर शायर का अपना लहजा है, हर शायर की एक अपनी पहचान है,
हर शायर का अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और हर शायर का एक अपना लहजा है, तो वो मुझे लगता है कि वो ज़ाहिर है जो जैसा कहता है वो उसकी फ़ज़ा में रह के आप उसको पढ़ते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, फिर किसी और शायर की फ़ज़ा में आप चले जाते हैं। अच्छा, हमें अपने अशार सुनाइए। मैं कोई 2-3 अशार आपको सुना देती हूँ कि जी, किसी की रेशा दवानी पे वार दी गई हूँ, किसी की रेशा दवानी पे वार दी गई हूँ, यहाँ मैं तख्त नशी थी उतार दी गई हूँ, और तू देख ले तो परेशान हो के रह जाए, तेरे फ़राक में यकसर निखार दी गई हूँ, ज़रा संभल के सखी मुझसे इस्तिफ़ादा कर, बहुत कलील रकम हूँ उधार दी गई हूँ, और अना की भेंट चढ़ा दे मगर ये ध्यान रहे, अना की भेंट चढ़ा दे मगर ये ध्यान रहे, मैं ज़िंदगी हूँ फ़कत एक बार दी गई हूँ। और एक और गज़ल से मैं आपको कुछ इशार सुना देती हूँ जी। हर सदा थक के लौट आई मेरी, हर सदा थक के लौट आई मेरी, कोई सुनता नहीं दुहाई मेरी, बाद में मुंह के बल गिरी हूँ मैं, बाद में मुंह के बल गिरी हूँ मैं, पहले आवाज़ डगमगाई मेरी, फिर किसी ने दिखाई करके मुझे, फिर मोहब्बत समझ में आई मेरी, और जिस कदर देख सुन के लगती है, जिस कदर देख सुन के लगती है, उतनी आसान नहीं रसाई मेरी, मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, मैं बचाती हूँ जिसको खिफ़्फ़त से, करने लगता है वो बुराई मेरी। और आखिरी शेर है कि आ लगा मुझको आखिरी पत्थर, आ लगा मुझको आखिरी पत्थर, अब मुकम्मल है पारसाई मेरी। वाह, बहुत आला जी। लेकिन एक बात बताइएगा कि आपके जो अशार जो मैंने सुने हैं, जो मेरी फर्स्ट फीलिंग है, इसमें दुख भी है, इसमें कुछ हसरत व यास भी है और थोड़ा सा गम भी है, तो ऐसा क्यों है? ये मेरा ख्याल है कि जो उर्दू गज़ल है ना जी, उसका मिजाज चूँकि मीर तकी मीर से डिफ़ाइन हुआ है, और उसमें मेरा ख्याल है एक हसरत व यास और एक उदासी और एक दुख जो है उसकी फ़ज़ा पीछे बैकग्राउंड में चलती रहती है। और क्लासिकी शोरा में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत मौज़ूआत चेंज भी हुए हैं उर्दू गज़ल के, और उसमें अच्छे शेर भी लोग इस तरह से कह रहे हैं कि वो उस सियासियत से निकल के भी शेर कह रहे हैं। किताबें वगैरह कुछ लिखी इसके ऊपर आपने? एक किताब कंपाइल करने की कोशिश है कोई पिछले 2-3 साल से, लेकिन वो मुझे अभी चूँकि जॉब के मसरूफियात की वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा। इरादा है मेरा कि इसी साल के अंदर अंदर मैं उसको कंपाइल कर लूँ। तो ज़्यादा किताबें लिखी नहीं है, ज़्यादा शायरी है नहीं, 70-80 इतनी को गज़लें होंगी, इंशाल्लाह उनसे एक किताब बन जाएगी, फिर आगे देखेंगे अल्लाह ताला। अच्छा, शायरी प्लस ऑफिशियल वर्क, इसमें इंसान की जो घरेलू लाइफ है उसको आप टाइम दे पाती हैं? हाँ जी, ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है सब चीज़ों को बैलेंस आउट करना। जी, बच्चे जब छोटे थे तो तब तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल होता था, तब मैंने शायरी को भी इतना कोई ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पा रही होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के संभाले का वक्त होता है वो, कि उनके स्कूल्स थे, उनकी पढ़ाइयाँ थीं। अब बच्चे थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं और कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी चीज़ों के लिए थोड़े इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो अब मैंने शायरी के लिए थोड़ा थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया है। और ज़ाहिर है कि ये बहुत चैलेंजिंग है कि 2 से 3 फ्रंट्स हों और हर जगह आपकी मौजूदगी ज़रूरी है, हर जगह आपका वक्त देना ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फिर रिवॉर्डिंग भी है कि हर हवाले से आपकी एक पहचान है, एक माँ की हैसियत से है, एक घरदारी की हैसियत से है, एक ऑफ़िसर की हैसियत से है, एक शायरी में आपकी पहचान है, तो वो आपके लिए एक बड़ा रिवॉर्डिंग भी है। अच्छा, आप यहाँ डायरेक्टर हैं, आप फीमेल हैं और एक हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है, तो उसमें जो आपके फीमेल सबॉर्डिनेट्स हैं आपको उसी तरह ओबे करते हैं या उसी तरह परफॉर्म करते हैं, या फिर वो मेल के नीचे जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और वो जाके ज़्यादा परफॉर्म करते हैं? हमारा महकमे में ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही है कि शुरू से सीनियर्स में भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ रही हैं, इसलिए यहाँ लेडीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी का जो कल्चर है वो मेरा ख्याल है बाकी महकमों से बहुत बेहतर है, कि यहाँ पे स्टाफ को या आपके साथ को वर्कर्स को या आपके क्लाइंट्स को
जैसे क्लियरिंग एजेंट्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, तो उन्हें ये एक वास्ता रहा है, तो वो इस पे ज़रा कंफर्ट लेवल हमारा बेहतर था। जब हमने ज्वाइन किया ये महकमा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेडीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी थी और उनकी फॉलोइंग में ये था कि वो इस तरह के मसाइल नहीं आते थे कि वो लेडीज़ को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करें और बंदों को मुख्तलिफ तरीके से करें। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक खातून को वैसे अपने आप को मनवाने के लिए डबल एफर्ट करनी पड़ती है, वो चाहे नौकरी हो, वो चाहे शायरी हो, वो चाहे कोई भी लाइफ की ऐसी एक्टिविटी है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है अपने आपको कुछ अचीव करने के लिए या ये बताने के लिए कि मैं संजीदा हूँ अपने काम में, मेरा ये ख्याल है कि डबल एफर्ट करनी पड़ती है। लाइफ में मज़ीद गोल्स क्या हैं आपके? लाइफ में मज़ीद गोल मेरे यही हैं कि जी अपने महकमे में रहकर और अपनी जॉब से और अपनी लाइफ से अगर मैं खल्क़े खुदा का कोई फ़ायदा कर सकती हूँ, फैसिलिटेट कर सकती हूँ, गवर्नमेंट का एक एफिशिएंट वर्कर बन के डिलीवर कर सकती हूँ, ये मेरे गोल हैं। और शायरी के हवाले से मेरा यही गोल है कि मैं अल्लाह ताला मुझे अता करता रहे और मैं अपना ये एक्टिविटी भी साथ साथ कंटिन्यू करती रहूँ। अच्छा, जो आपकी नेचर ऑफ जॉब है या नेचर ऑफ वर्क है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने कहा, गैंग्स हैं और ग्रुप्स हैं और वो क्रिमिनल्स भी होते हैं, उनके साथ आपका सामना भी होता है और फिर वास्ता भी पड़ता होगा, तो कुछ थ्रेट्स वगैरह भी आते हैं? जी थ्रेट्स आते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हमने अभी चूँकि बाहर आए थे और इनके जो ऑफिस का विज़िट किया था और उस दौरान हम यहाँ बैठे हैं, तो हम दोबारा इनके ऑफिस में चलेंगे और वहीं चल के बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आपको दोबारा से। अच्छा, मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपसे बात की थी, थ्रेट्स जो होते हैं वो भी आपको आते हैं, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, तो फिर एक तो बताइए, थ्रेट्स आते हैं आपको? जी थ्रेट्स आते हैं, बाकायदा आते हैं। तो जब आते हैं तो उसको कैसे आप लोग डील करते हैं? क्योंकि उसमें आपको नहीं अंदाज़ा होता सीरियस थ्रेट कितने हैं या किस तरह है? ऐसे ही है, हम लोग फिर यही है कि कोशिश करते हैं कि थ्रेट्स जो हैं उनको सीरियसली लिया जाए और ऑफिस की सिक्योरिटी वगैरह बेहतर बनाई जाती है। फिर जो हमारे ज़्यादा फ्रंट लाइन पर बंदे हैं उनकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाता है। जैसे हमारे ऑफिसर्स हैं तो उनके साथ हमने फिर पुलिस से असिस्टेंस लेके एक आध गार्ड या गनमैन आप जिसको कहते हैं रखा हुआ है और फिर उनकी मूवमेंट को थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल किया या सीक्रेट किया या अनप्रिडिक्टेबल कर देते हैं। इस लिहाज से हम थ्रेट्स पे फिर एक्शन लेने की करते ज़रूर हैं, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं ये क्वाइट बड़ा माफिया भी है और ये लोग क्रिमिनल्स भी हैं और चूँकि इलीगल प्रोसीड्स इनके पास होते हैं स्मगलिंग के, तो ये हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। भी आते हैं आप लोगों को? जी, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई गाड़ी किसी पॉलिटिकल फिगर से बरामद हो जाती है या उनके किसी बहुत अजीज़ के पास से बरामद हो जाती है। इसी तरह मैंने कुछ स्मगलिंग के ऐसे अड्डे या गोदाम हैं या वेयर हाउसेज हैं जिनके जो हैं जिनको पैट्रोनाइज कर रहे होते हैं पॉलिटिकल फिगर्स, तो वो फिर आती हैं। तो उनकी भी किस तरह आप उसको वे आउट कैसे करती हैं? हम लोग, मैंने ये देखा है कि FBI इस लिहाज से थोड़ा बेहतर है कदरे कि एज़ कम्पेयर टू लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या पुलिस सर्विसेज हैं जहाँ पे कि पॉलिटिशियंस की डायरेक्ट इंटरफेरेंस और बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। FBI की ऑर्गेनाइजेशन की डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पर अगर पॉलिटिकल फिगर्स कोई प्रेशर्स देते भी हैं तो वो समहाउ उस तरह से ना अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रूल्स इतने टाइट और रेजिमेंटेड हैं कि हम उस रूल से डाइवर्ट कर ही नहीं सकते ना। अगर किसी के पास से नॉन कस्टम पेड गाड़ी निकल आई है या स्मगलिंग का सामान निकल आया है तो देन देयर इज नो अदर वे, उसने अपने लीगल प्रोसेस से ही गुजरना है। अब चाहे वो मिनिस्टर के घर से निकल आया है या चाहे वो किसी और के घर से निकल आया है। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा फायदा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी कामयाब नहीं होती। अच्छा, कभी और जब वो कामयाब नहीं होती, कभी तो ऐसे होता है ना कि अब गाड़ी आ गई है और फिर ऑर्डर आया कि जनाब ये वापस कर दें। नहीं, हम नहीं करते वापस। नॉर्मली हमने उसके भी हल निकाले हुए हैं, हमने ऑफिस में कैमरे लगाए हुए हैं और फिर हम इस बातों का सहारा लेते हैं कि जी अब तो वो ज़ाहिर है सब जगह रिपोर्ट हो चुकी है गाड़ी, तो वो वापस नहीं जा सकती, इट हैज़ टू स्टे हियर। अच्छा, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में कौन कौन से मॉडल आपके ज़्यादा आपको लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा है?
हर तरह का मॉडल पाकिस्तान में ज़्यादा है इंपोर्टेड गाड़ियों का, मुझे ये लगता है, लेकिन लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना वो ज़्यादा मौजूद हैं, मैंने ये देखा है। और ये हैरान कुन है मेरे लिए कि जाहिर है इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो इन नॉन कस्टम गाड़ियों को रखने के कारोबार में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो है बाकी गुड्स जो हैं वो कौन कौन सी है जिसमें कस्टम इंटेलिजेंस वर्क करता है आपका? हमारी स्मगल्ड गुड्स जो होती हैं ना जी, वो आइडेंटिफाइड हैं या वो नोटिफाइड हैं, वो लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हर वो गुड जिसका कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, जाहिर है वो स्मगल्ड है। उसके अलावा कुछ गुड्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्टेबल ही नहीं है, लिहाजा अगर वो कहीं से भी मिली हैं तो इट मीन्स कि वो स्मगल्ड गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगी कि सिगरेट्स, छालिया, इसी तरह ड्रग्स, इसी तरह पोर्न मटेरियल और इस तरह के तमाम आइटम्स, और आजकल तो इंडियन गुड्स भी, चूंकि इंडिया से हमारी ट्रेड कट ऑफ है, लिहाजा अगर इंडियन गुड्स हमें कहीं से भी मिलती हैं तो इट मींस कि वो लीगल रास्ते से तो नहीं आई और वो स्मगल्ड गुड्स हैं। अच्छा, इलीगल जो चीज़ें आ गई हैं, फॉर एग्जांपल जो कि आपने कहा है कि जी वो यहाँ पे इजाज़त ही नहीं है उसकी, वो जब आप उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, शराब इसी तरह इनमें से एक शराब है, कर लेते हैं, तो जैसे आप ऑक्शन आपने कहा दीगर चीज़ों की, तो इनकी ऑक्शन करते हैं, क्या करते हैं इनको? जो गुड्स, उसमें दो तरह की गुड्स हैं जी। एक गुड्स वो हैं जो कि इलीगली इंपोर्ट हुई हैं, यानी कि हमारे रूट से इंपोर्ट नहीं हुई, जो लीगल रूट्स हैं वहाँ से इंपोर्ट नहीं हुई, अदरवाइज घुस आई हैं मुल्क में, लेकिन वो उनका स्टेटस इंपोर्टेबल है, यानी वो इंपोर्ट की जा सकती है। ठीक है। जैसे स्किम्ड मिल्क है, जैसे टायर हैं, जैसे कपड़ा है, जैसे गाड़ी है, वो गुड्स तो ऑक्शन होंगी, जाहिर है उनका हल ऑक्शन है। लेकिन कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनका पाकिस्तान में आना ही ममनू है, जैसे शराब है, जैसे पोर्न मटेरियल है, छालिया है, सिगरेट्स हैं, इस तरह की तमाम गुड्स जो कि इंपोर्टेबल ही नहीं है और गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि अंडर एनी सर्कमस्टांसिस इनको हमने अलाउ नहीं करना इंपोर्ट, तो वो गुड्स डिस्ट्रॉय होती हैं। अगर आपको शायद आपने कभी कवर किया हो तो 26 जनवरी को कस्टम्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ये इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है। उस दिन हम लोग जो है वो सारी गुड्स इकट्ठी करके और उनको फिर आग लगा के और उस तरह से या किसी और जरिए से उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, आपके एफर्ट्स की वजह से अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में अगर इस साल कितना फ़र्क पड़ा? हम तो अपनी फॉर्मेशन का आपको ज़ाहिर बता सकते हैं कि हमने पिछले साल से की निस्बत जो है 30 to 40% जो है हमारा ज़्यादा चीज़ों का वैल्यू है जो हमने सीज़ की हैं, ज़्यादा ड्यूटी टैक्सेस की चीज़ें सीज़ की हैं और ज़्यादा ड्यूटी टैक्सेस की चीज़ें ऑक्शन भी की हैं। ठीक, तो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में हमने हमारे ऑफिस से 30 से 40% की जो इंक्रीज है। ऑक्शन करते हैं तो जो रियल ऑनर होते हैं जो पहले जिनसे आपने उनको वापस कर देते हैं? नहीं, उनको वापस नहीं करते जी, ये तो एक ओपन ऑक्शन होती है। जैसे ओपन ऑक्शन होती है, उस गुड्स की तमाम स्पेसिफिकेशन वेबसाइट्स पे, अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं उसके, फिर जो भी इंटरेस्टेड पार्टियां हैं वो उसमें आती हैं, वो ओपन बिड में हिस्सा लेती हैं, फिर उनमें से जिसकी बिड सबसे ज़्यादा हाई होती है वो बिड एक्सेप्ट कर ली जाती है। गाड़ियां हैं वो जब आप सारे उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा देते हैं, इवन उसका चेसी नंबर ही गलत है और आपने ऑक्शन में, तो फिर आगे से तो दोबारा तो ट्रबल नहीं होती जो जिसने आपसे लिया था ऑक्शन में। लेकिन जिसका चेसिस नंबर खराब है वो गाड़ी ऑक्शन में नहीं जाती। अच्छा, वो गाड़ी फिर हम लोग अपने कस्टम के ऑफिसेज में यूज करते हैं या सरकारी महकमों को हम यूज करने के लिए देते हैं। अच्छा, कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें सारे अच्छे लोग नहीं होते, काली भेड़े भी होती हैं, तो आपके डिपार्टमेंट में भी होंगी, तो उनको किस तरह डील करते हैं और उसका रेशियो क्या है आपके डिपार्टमेंट में? वैसे रेशियो तो जी देखें हर डिपार्टमेंट में उसका मौजूद होता है। कुछ जगहों पर उनका एक ऐसा रेशियो होता है जो कि मैनेजेबल होता है, कुछ जगहों पे उनका रेशियो फिर इस कदर बढ़ जाता है कि वो आपके लिए बिल्कुल मैनेजेबल नहीं रहती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कस्टम्स ने काफ़ी हद तक जो है ना काली भेड़ों से अब निजात हासिल कर ली है। मेरी नौकरी को 22 साल हो गए हैं। जब मैं नौकरी में शुरू की थी मैंने नौकरी, तो उस वक्त सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी गवर्नमेंट के हक में, यानी काली भेड़ों की तादाद भी ज़्यादा थी, काली भेड़ों के पास डिस्क्रेशन भी ज़्यादा थी, उनके पास इख्तियारात बहुत थे, देयर एंड देन चीज़ों को छोड़ देना, कोई अकाउंटेबिलिटी ना होना, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब हमने अपने प्रोसेसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया है, जिसकी वजह से हमने कोशिश ये की है कि किसी के पास भी इख्तियारात की जो है ना उस इतनी खुला ना हो कि वो उसको किसी तरह भी मिसयूज़ कर सके। तो हमारी कोशिश है कि मॉनिटरिंग के मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इन लोगों को अंडर चेक रखें।
कोई बंदा आ जाता है, साबित हो जाता है उसने किया, फिर उसके साथ क्या करते हैं? उसके साथ फिर महकमाना कार्रवाई हम लोग करते हैं, और अक्सर ऐसे हमने अपने काफ़ी सारे स्टाफ या ऑफिसर हैं कि जिन पे रिश्वत के इल्ज़ामात या मिसमैनेजमेंट के इल्ज़ामात जो हैं साबित हुए, और फिर हमने उनको नौकरी से रिमूव किया या उन पे पेनल्टीज़ लगाई। अच्छा, ये जो सारा आप काम कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं वो डेपुटेशन में और महकमों में भी चले जाते हैं जी। तो आपका जो टेन्योर है, जो मेरे नॉलेज में, वो ज़्यादातर आपका कस्टम है, तो कस्टम से ज़्यादा खास लगाव है कि आपने कहीं इधर से जाना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नैपटेक में सर्व किया है डेपुटेशन पे कोई साल, दो साल के करीब, और डेपुटेशन पे सर्व करने को मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा है कि हमारा महकमा जो कस्टम्स है इसमें ऑफिसर्स पहले ही काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्कलोड। तो हमारा FBI ही ज़्यादातर लोगों को स्पेयर नहीं कर रहा होता कहीं और डेपुटेशन पे जाने के लिए। दूसरा मेजर जो डेपुटेशन ज़्यादा हैं वो इस्लामाबाद में है, ज़ाहिर है वो फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे बहुत से महकमे, बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। हमारा चूँकि एक फेडरल गवर्नमेंट का निज़ाम है या सेटअप है, तो अगर मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाऊँ तो फिर आई गो अंडर दैट प्रोविंस ना, तो वो उस तरह की चूँकि टेम्परामेंट नहीं है आपका, फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक एसोसिएशन है, तो आप कहते हैं उसको ही कंटिन्यू कर लेने दिया जाए। अदरवाइज डेपुटेशन पे हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स जाते हैं, बल्कि हमारे काफ़ी सारे ऑफिसर्स की तादाद बाहर कमर्शियल काउंसलर और कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज के तौर पे बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं। अच्छा, अगर आप कस्टम ऑफिसर ना होती तो फिर क्या होती? फिर मैं किसी और महकमे में ऑफिसर ही होती, क्योंकि मुझे ये मैंने मैट्रिक के बाद डिसाइड कर लिया था। माय फादर वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट, वो DMG में थे, तो फिर मैंने ये सोचा यही था कि मैं CSS करके एंड आई विल बी इन सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। यानी आपको अफसर है ना पसंद है? अफसर नहीं पसंद, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सरकारी नौकरी जो है ये अफसरी तो इतनी नहीं है जितनी बड़ी कि ये एक जिम्मेदारी है, और दूसरा ये कि एक स्टेबिलिटी आपके कैरियर की है इसमें मौजूद। आई वॉज लुकिंग फॉर द रिस्पेक्ट एंड स्टेबिलिटी इन द घर में भी कैरियर। ऑफिसर रहती हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, घर में मुझसे बड़े अफसर मौजूद हैं। नहीं, आमतौर पे होता है, कहते हैं घर में तो भी खातून ही ऑफिसर हाँ होती जी, हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो खातून घर में ज़्यादा ऑफिसर होती है जो वैसे ऑफिसर नहीं होती। अच्छा, अगर आप ऑफिसर घर में आपको बनना पड़ जाए तो मेरे ख्याल खवातीन होती भी हैं, तो फिर आप किस तरह डील करती हैं सबके साथ? मेरी तो जी दफ्तर में भी कोशिश होती है कि सबके साथ जो है ना वो खलूस से, प्यार मोहब्बत से, नरमी से डील किया जाए और इंसानी बुनियादों पर उनसे डील किया जाए। तो घर में भी ऐसी ही कोशिश होती है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप सख्ती से किसी इंसान को कंट्रोल तो कर सकते हैं और उसको कुछ करने पर मजबूर तो कर सकते हैं, लेकिन वो दिल से आपके लिए शायद वो काम नहीं कर रहा। घर में आपको फील हो रहा है कि बंदा कंट्रोल से बाहर जा रहा है, फिर क्या करते हैं? फिर बड़े साहिब को ही बताते हैं कि वही आके मैनेज करे। वही आके मैनेज करें। अच्छा, मैंने एक आपसे क्वेश्चन किया था कि ज़िंदगी में हर शख्स के कोई ना कोई गोल होता है। ऑफिसर भी बन जाए ना तो फिर एक टारगेट होता है, ये नहीं होता कि आपने आज अचीव कर लिया। आपके अगले नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा इसको अगर आप कहें कि बंदा एम्बिशियसली सोचे या प्लान करे तो ज़िंदगी तो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हर एक का गोल या हर एक की ख्वाहिश तो होती है कि अपने महकमे में आप सबसे टॉप पर पहुँचें, आप एक उस पोस्ट पे जाएं जिस पोस्ट को आप हमेशा सोचते रहते थे। जैसे हम लोग जब ACDC थे तो हम कलेक्टर्स और डायरेक्टर्स को लुकअप किया करते थे कि कभी हम होंगे और इस तरह से हमें इतना मौका मिलेगा ज़िंदगी में। तो शुक्र है कि वो वक्त आ गया कि फिर आप हो गए, तो फिर जाहिर है आप फिर आप चेयरमैन, मेंबर, आप इस तरह की चीज़ों को लुकअप कर रहे होते हैं कि शायद कभी इस तरह से हम लोग अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने की पोजीशन में हो। अच्छा, तो वो एक टारगेट आपके ज़हन में रहता है। जस्ट फॉर माय नॉलेज के जब आप ACDC वाली बात की और कलेक्टर और आते आते आपको डायरेक्टर एक हिस्सा लगा ना उम्र का, जी बिल्कुल, आगे कितने ईयर्स लगेंगे कि आप चेयरमैन बन सकेंगे? नहीं, ये तो देखिए हर एक की लेंथ ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करता है, और ऊपर तो चीज़ें इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कि जाहिर है कि एक एस्पायर ही आप कर सकते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि आप उसको कभी भी अचीव कर सकते हैं अनलेस कि वो सर्कमस्टांसेस ही आपको बहुत ज़्यादा फेवर दें। तो सिंस आई एम इन ग्रेड 20 तो ग्रेड 21, 22 तक तो पहुंचना पड़ेगा उसके लिए, जिसमें कि अभी 4 से 5 साल मज़ीद मुझे दरकार होंगे, और मेरी नौकरी में चूँकि अभी तकरीबन 14 साल पड़े हैं, सो आई एम क्वाइट होपफुल कि शायद कभी ना कभी कोई चांस जो है वो बन जाए। अच्छा, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, एक ये है कि जी FBR जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस ये है कि टैक्स कलेक्शन करे, क्योंकि ऊपर तो FBR है और कल को आपने उसमें और भी आगे जाना है, और इवन कस्टम के अंदर भी सारा कि आप कितना रिकवर करते हैं, रेवेन्यू और या रिकवरी करते हैं जी। तो
और एक तरफ स्कूल ऑफ थॉट है मुल्क बड़ा गरीब है जी, ये जो महकमा है, ये सिस्टम है, ये सारा आपकी जेबों से निकलवा जाता है, सही स्कूल ऑफ थॉट क्या है? मुझे तो ये लगता है कि जी बिल्कुल हमारी जेबों से नहीं निकाल रहा। वो बात फिर थोड़ी सी डायरेक्ट एक्सेस की तरफ चली जाएगी और इनडायरेक्ट एक्सेस की तरफ। हम लोग ये ज़रूर कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे नेट में आ गई हैं उनको तो हम दबा के टैक्स कर रहे हैं, यानी उन पे तो हमने डायरेक्ट टैक्स भी लगाया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाया हुआ है, उसमें से तो हम पैसे लोगों से निकाल रहे हैं। लेकिन जो टैक्स में नेट में लाने चाहिए हमें चीज़ें, वो हम कामयाबी से नहीं ला पा रहे। यानी कि लोग इतने ज़्यादा उनके पास एसेट्स हैं और समहाउ उन्होंने टैक्स रिटर्न में वो कुछ भी पैसे जमा नहीं करवा रहे होते। तो इस चीज़ को जो है ना प्रॉपरली मेरा ख्याल है देखना चाहिए। बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अनटैप्ड हैं, लेकिन वो इनलैंड हैं ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा सा इनकम टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे लॉयर्स से नहीं कोई करता, प्रॉपर्टी डीलर्स या प्रॉपर्टी के मामलात जो हैं उनमें टैक्सेशन बहुत हद तक कम है, रिटेल सेक्टर में इतनी ज़्यादा हमारी टैक्सेशन पे ग्रिप नहीं है। इस तरह से इन चीज़ों को ज़ाहिर है देखने की ज़रूरत है। कोई मैसेज देना चाहती हूँ अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने कस्टम वालों को? मैं कौम को तो खैर मैसेज क्या इसमें मैं कहूँ या कस्टम्स वालों को, मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी में अगर आपने एक ऐसी ज़िंदगी बामानी ज़िंदगी गुजारनी है कि जिसमें ज़िंदगी के इख्तिताम पे आपको ये अफसोस या रिग्रेट्स जो कि हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा है कि वो पाइल अप होते रहते हैं और एक बड़ा डिस्ग्रंटल्ड इंसान होता है टुवर्ड्स द डेथ, तो मुझे ये लगता है कि आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है अपने पोटेंशियल को फुली अचीव करें, आप मेहनत करें और आप जो है प्रॉपरली चीज़ों को लॉफुली करें, अपने ज़मीर के मुताबिक करें और उसके बाद उन चीज़ों के बाद नतीजा खुदा पर छोड़ दें। एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं, लेकिन अपनी एफ़र्ट्स को और अपनी मेहनत को जो है वो ज़रूर बढ़ाएं। तो जब आप एफ़र्ट करते हैं और उसका नतीजा अल्लाह पे छोड़ते हैं तो वो नतीजा अच्छा आता है और ज़िंदगी में आपको रिग्रेट्स कम होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कि आप जो भी करें अपनी ज़मीर के मुताबिक करें और नतीजा अल्लाह ताला की पाक ज़ात पर छोड़ दें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखें, अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।